नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कहानी आपके दिल को छू जाएगी। सुनते हैं। आप वृद्धा आश्रम के संचालक महोदय ने विद्या आश्रम के दरवाजे पर बैठी महिला को देखते हुए बड़े आश्चर्य से पूछा, जी मुझे आपके आश्रम में आश्रय चाहिए। बहुत ही शालीन और शांत शब्दों में वो महिला बोली, जी बिल्कुल, इस आश्रम की सेवाएं आप जैसे बुजुर्गों के लिए ही तो है। आप अपना परिचय लिखवा दीजिए। मधुकर जी शांतिशील महिला से बोले और उस महिला ने अपना आधार कार्ड मधुकर जी की ओर बढ़ा दिया। मधुकर जी ने सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें नौकर के साथ एक कमरे में भेज दिया। उस महिला का नाम अनीता जी था। उनका नाम मधुकर जी ने उनके आधार कार्ड से जाना। जाने क्या था उनकी आंखों में, एक गहरे शांत समुंदर सी उनकी आंखें थीं, जैसे उन आंखों के अंदर एक अथाह समंदर लहरा रहा हो और ऊपर से बिल्कुल ही शांत लग रही थीं। यह देखकर मधुकर कुछ सोचने को मजबूर हो गए कि लगता है आज फिर कोई माँ संतान के द्वारा सताई गई है। ये सोचकर मधुकर जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। मधुकर जी का ईश्वर की कृपा से पूरा भरा पूरा परिवार था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पत्नी को भगवान ने अपने पास बुला लिया और पत्नी के भगवान के पास जाते ही उनकी बहुओं की तो नजरें फिरी ही फिरी। बेटे भी जायदाद पर गिद्ध की तरह आंखें गड़ाने लगे। पत्नी के रहते जिन मधुकर जी ने ठंडे खाने को हाथ तक नहीं लगाया, उनको अब सुबह का बासी बचा खुचा खाना परोसा जाने लगा था। एक दिन मधुकर जी रात को बाथरूम के लिए उठे तो देखा कि बड़े बेटे के कमरे की लाइट जल रही है। सब ठीक तो है ना, ये सोचकर वे बच्चों की परेशानी समझकर उनके कमरे के आगे बढ़े और कुछ आवाज सुने तो वहीं कदम रुक गए। पता नहीं पापा कब तक हम लोगों के नाम अपनी जायदाद करेंगे, लेकिन जब तक वो सारी जायदाद हम लोगों के नाम नहीं करते, तब तक तो हम लोग अपने मन की नहीं कर सकते। भैया, मैं तो इस घर को बेचकर बढ़िया से अपार्टमेंट में घर लेना चाहता हूँ और पापा तो कभी भी इस घर को बेचने को राजी ही नहीं होंगे, क्योंकि ये घर तो माँ के सपनों का घर है। छोटा बेटा बोला, छोटे, मैं कौन सा यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं खुद सब कुछ बेच बाच कर एक नया बिजनेस डालूंगा। बड़े बेटे की आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसा करते हैं कि उनसे किसी भी बहाने से जायदाद के कागज पर हस्ताक्षर ले लेते हैं, फिर तो सारी जायदाद अपने पास आ जाएगी। मधुकर जी सोचने लगे, हे भगवान, मेरी औलाद मुझसे गद्दारी करने की सोच रही है। बेचारे मधुकर जी के वहीं खड़े खड़े पैर कंपकपाने लगे। किसी तरह वे अंदर अपने कमरे में पहुंचे। सुबह होने का इंतजार करने लगे। मधुकर का व्यवसाय बहुत ही प्रसिद्ध था और शहर के ही नामी गिरामी हस्तियों में गिने जाते थे। उनको रात भर नींद नहीं आई और उनका दिमाग तरह तरह की योजनाएं बनाने लगा। और सुबह होते ही वकील घर में हाजिर था। पापा, आपने ये वकील क्यों बुलाया? अचानक वकील को सुबह सुबह घर में देखकर बेटे चौंक उठे। तब मधुकर जी बोले, बेटे सुमित व रोहित, इनको मैंने ही बुलाया है। हमने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम बना दिया है कि आज तुम लोग अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर स्वयं उठा सकते हो। आज तुम्हारी माँ भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर वो होती तो शायद यह नौबत ना आती। हमने रात को तुम लोगों की सारी बातें सुन ली और अब मेरी किसी भी जायदाद में तुम लोगों का कोई भी हक नहीं है।
मैं इस घर को वृद्धा आश्रम बनाऊंगा, जहां तुम्हारे जैसे नालायक बच्चों के सताए माता पिता अपना जीवन बिताएंगे और मैं अपना सारा व्यापार किसी अन्य व्यापारी को बेच दूंगा और उसकी सारी कमाई बैंक में डाल दूंगा, जिससे यह वृद्धाश्रम सुचारू रूप से चल सके। और एक बेटियों के लिए स्कूल खोलूंगा, जिसमें हमारे वृद्धाश्रम की महिलाएं उनका जो भी हुनर आता है उससे और बेटियों को प्रशिक्षित कर सकें। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं हूँ, बल्कि तुम लोग ही हमारे ऊपर बोझ हो। अब तो दोनों बेटे बहुओं ने मधुकर जी के बहुत हाथ पांव जोड़े, लेकिन मधुकर जी को ना पसीजना था और ना पसीजे। वे बोले, तुम लोगों को इस घर को खाली करने के लिए सिर्फ 15 दिनों का समय दिया जाता है। आज मधुकर जी सचमुच बहुत रूखे और पत्थर हो गए थे और उस दिन से आज तक का हर दिन इस वृद्धाश्रम के दरवाजे हर दिन दुखी और सताए हुए लोगों के लिए खुले रहते हैं। तभी वे देखें अनीता जी उनकी तरफ ही देख रही हैं। वे बोले, अरे आप जग गई, चलिए चाय तैयार हो रही है, पी लीजिए। मधुकर जी उनसे मुस्कुराकर बोले, जी। फिर वही बहुत नापे तुले हुए शब्द, जहाँ वहाँ पर रहते सभी बुजुर्ग लोग आपस में हिल मिलकर बातें करते, वहीं अनीता जी एकदम चुपचाप बैठी शून्य में निहारा करती। वो लोग उनसे बात भी करना चाहते, लेकिन वो हर बात का बहुत ही संक्षिप्त नपातुला जवाब देती थी। अनीता जी, बह जाने दीजिए अपने गम को। अगर इतना सारा गम दिल में दबाए रहेंगी तो आप बीमार हो जाएंगी। एक दिन बहुत मजबूर होकर मधुकर जी बोले, अनीता जी, यहाँ हर माँ बाप अपने बेटे बहू के द्वारा सताए हुए ही आए हैं, लेकिन मधुकर जी, मुझको तो मेरी ही बेटी ने मेरे ही घर से निकाल दिया। मुझको अपनी बेटी से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और अनीता जी बिलख उठी। कह डालिए अपने दिल का सारा हाल। मधुकर जी शब्दों से सांत्वना देते हुए बोले। अब अनीता जी अतीत में पहुंच गईं। मम्मी, अब पापा तो रहे नहीं, अब आप यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगी? हमारे साथ हमारे घर चलिए, इकलौती बेटी रिया बोली। अनीता जी ने भी सोचा कि हमारे बाद तो सब कुछ इसी बेटी का होगा, तो क्यों ना सब कुछ लगे हाथ बेटी के नाम कर दिया जाए। दुनिया में बेटे धोखा देते हैं, पर बेटियां थोड़े ही ना। और अनीता जी ने सब कुछ अपनी बेटी रिया के नाम कर दिया। जब तक सारी प्रक्रिया उसके नाम होने में होती रही, दामाद और बेटी सब उसकी बहुत खातिरदारी करते रहे, लेकिन धीरे धीरे हर काम के लिए उसको सुनाया जाने लगा। दामाद बिटिया से कहता कि तुम अगर इनकी इतनी खातिरदारी करोगी तो जल्दी इनको मौत भी नहीं आएगी, फिर तो हम अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर पाएंगे। हमें तो यहाँ इस देश में रहना ही नहीं है। हमारा तो एक ही ख्वाब है, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। अनीता जी को बहुत धक्का लगा कि अपने ही लोग उसकी मौत की कामना कर रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियां उनके हाथ में नहीं थी, क्योंकि बिटिया दामाद ने सब कुछ चालाकी से हथिया लिया था। आखिर एक दिन रिया और दामाद ने अपने व्यवहार से उबा ही लिया और अब अनीता जी रो कर बोली, इससे तो अच्छा मुझको वृद्धाश्रम ही छोड़ दो। कम से कम वहाँ मैं चैन से जी तो सकूंगी और मैं आपके सामने हूँ। लेकिन मधुकर जी ने किसी बेटी को धोखा देते आज तक नहीं सुना था। अनीता जी, ये दुनिया बहुत बेदर्दी हो गई है। ना बेटा ना बहू और ना ही बेटी, सब जायदाद के लालची हैं
आप इस परिवार के लोगों से बात करिए, देखिएगा आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे। बस आप इस परिवार से घुल मिल जाइए, फिर तो आपकी आंखों का सूनापन कहीं समाप्त सा हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई हुनर है तो यहीं पीछे एक विद्यालय में बेटियों के लिए प्रशिक्षण शिविर चलता है, उसमें भी अपना योगदान दीजिएगा। कब आप अपने दर्द से उबर जाएंगी आपको स्वयं ही पता नहीं चलेगा। जी मधुकर जी, ठीक है। और अनीता जी एक अच्छे संकल्प के साथ उस परिवार से घुल मिल गई और अपनी पाक कला का प्रशिक्षण भी देने लगी। दोस्तों, आज समाज में इस तरह की बहुत सी विडंबनाएं फैली हुई हैं कि अक्सर बच्चे बुजुर्ग माँ बाप की दौलत हथियाकर उनको वृद्धाश्रम जाने पर विवश कर देते हैं। कहीं माँ बाप होशियार हो जाते हैं तो कहीं गलती कर बैठते हैं, जैसे कि मधुकर जी ने समय रहते सही कदम उठा लिया और वहीं अनीता जी फंस गईं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य अवगत कराइएगा और कहानी कैसी लगी फीडबैक में जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि रोजाना आपको पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिले। धन्यवाद।